अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. एज यूजुअल। ओह माय गॉड। अच्छा अब सुनो, आज हम बहुत सीरियस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज एक्चुअली क्योंकि मुझे एक टॉपिक मुझे ऐसा है जो मुझे दिल पे लगा है बहुत ज़ोर से, क्योंकि वो स्टेज ऐसी होती है कि वो अप्रॉक्सीमेटली सभी पे आती है और हम शायद अपनी यूथ में, अपने बचपन में, अपनी इन सब चीज़ों में रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन जब वो स्टेज आती है आपके सामने तो आप परेशान हो जाते हो, यार मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, मेरे अपने रहने का क्या फ़ायदा, अब मैं क्यों ज़िंदा रहूँ, अब तो मेरा कोई मकसद ही नहीं है। मैं बात कर रही हूँ जी रिटायरमेंट की। अच्छा, रिटायरमेंट एक तो ऐसी एज है जहाँ पे आप दोबारा से एक छोटे से बच्चे की तरह डिमांड करने लगते हो। दैट्स परफेक्टली नॉर्मल, क्योंकि एज ऐसी होती है, आपको आपके बच्चों को समझना होता है और आपके बच्चों को अकॉर्डिंग चलना होता है। लेकिन आप एक तो डिमांड करने लगते हो, आपको अटेंशन चाहिए, आपको टाइम चाहिए, लेकिन आपके पास है कोई मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन अब आपको क्या किया गया है, आपको एक आ गया कि अब हो गई है तुम्हारी एज, तुम जाओ घर बैठो और अपने आखिरी दिन गिनो। मतलब लिटरली ये फील कराया जाता है एक रिटायरमेंट वाले इंसान को। तो रिटायरमेंट वाला इंसान कहता है मैं क्यों जीऊँ, मैं क्या जीऊँ, उसने क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी हो, लेकिन वो आखिर में आके कहता है कि अब मैं क्या करूँ। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि रिटायर्ड इंसान के साथ क्या होना चाहिए? मुझे राफिया जी ऐसा लगता है कि जैसे इंसान रिटायर हो जाता है तो उसका बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो या कुछ भी XYZ जो भी आप लोग अपनी पूरी लाइफ में कमाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग तभी होता है। एंड सेकेंडली आपकी तरबियत, आपने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत की है तो वो एंड में या आपका जो लास्ट टाइम्स होते हैं वो आपको संभाल सकें, आपकी देखभाल कर सकें। तो ये तरबियत पे भी बात है और आपकी जो भी आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माँ बाप ये कहते हैं कि हमने कमा लिया है, बच्चों पे लगा दिया। आप लोग अपने पास कोई बैकअप नहीं रखते, आप लोगों के पास कोई सपोर्ट नहीं रहती। जब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब आप उस एज में चले जाते हैं तो आपके पास कोई सपोर्ट नहीं रहती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने बच्चों को वैसी तरबियत दें और सारी चीज़ें उनको वो लेकिन अर्शिया मुझे ऐसा लगता है रिटायरमेंट की जो इन्होंने वैसे बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया, मेरे साथ बैठ के समझदार हो गए। सो खैर एनीवेज, लेकिन रिटायरमेंट की मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी ऑफिस में, ठीक है, उन कोलीग्स के साथ गुजारी, ठीक है, और आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट भी, आप किसी बैंक में, किसी कंपनी में गुजारी। लेकिन जब सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है ना बिज़ी रहने की, क्योंकि जब बूढ़ा इंसान घर पे रहता है तो वो बहुत कुछ सोचता है। मेरी अपनी फैमिली में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं देखती हूँ। मैं अपने नाना अबू को देख चुकी थी, उन्होंने पाकिस्तान नेवी के लिए सर्व किया, लेकिन जब जाहिर सी बात है वो रिटायर हो गए तो वो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी भी वीक हो गया। तो उस टाइम देखिए, बच्चे अच्छे हों बुरे हों जैसे हों, हर वक्त आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है। वो देन अपने उसके ड्रीम्स होते हैं, वो उसके पीछे भाग रहा होता है। मगर कायनात, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने तरबियत अगर अपने बच्चों की अच्छी की होगी ना, तो थोड़ा सा टाइम उनकी देखभाल के लिए अगर हम उनको देख लें, क्योंकि वो लास्ट टाइमिंग ऐसी होती है कि और कुछ नहीं उनको चाहिए, उनको प्यार मोहब्बत या 2 वक्त की रोटी उनको चाहिए होती है जो प्रॉपरली उनको कोई दे सके। माई पॉइंट इज, लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट इज कि उस टाइम वो सब कितना भी स्ट्रॉन्ग बनता होगा वो वीक फील करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट तो होनी नहीं चाहिए, इन सेंस कि आप कोई शॉप खोल लें, आप कोई चीज़ उनको खोल दें, आप कुछ छोटा सा उनको कुछ खोल दें, कुछ आप उनको बिजी रखें। I want to add. यहाँ से एक बात, बिजी रखने के लिए आप क्यों खोल दें? मैं कहती हूँ हर इंसान को अपना रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, रिटायरमेंट की एक ऐसी होती है कि उसमें आपके जोड़ों में दर्द, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, लेकिन इसके हिसाब से आप अपने कोई रिटायरमेंट प्लान्स बनाएं। आपके रिटायरमेंट प्लान में इतना फंड पड़ा हो, आपको पता हो कि आपने ये बिजनेस आगे लेके जाना है, जब तक यू आर अलाइव आपने ये पर्पस सर्व करते रहना है। ये हर इंसान को अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, सिर्फ सर पे पढ़ने पे नहीं सोचना। I want to add one thing, राफिया, कि कहीं आप इंश्योरेंस प्लान तो नहीं बेचती पार्ट टाइम, रिटायरमेंट प्लान्स बेच रही हो? वैसे उसमें भी देयर इज नो हार्म, नहीं, पता है उसमें भी देयर इज नो हार्म। ये अच्छा पॉइंट रेस, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। एग्जैक्टली। I want to add one thing कि लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद बूढ़े लोग होते हैं वो दोबारा पैदा होते हैं। तो जैसे एक बच्चा है 8-6 साल का, जैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, तो वो जो एज वाले लोग हैं हमारे रिटायर्ड के बाद, रिटायर्ड एज के बाद,
तो उसमें आपको हमेशा उनको ख्याल रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे देखा है कि रिटायर हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनसे, क्योंकि घर में रहते हैं, अब वो बोल भी रहे हैं कि ये करो वो करो वो करो, तो उनको आदत नहीं है बच्चों को, तो वो इतना ऑफेंसिव हो जाते हैं और इतना एट टाइम्स अब्यूसिव भी हो जाते हैं कि या तो बाप खुद घर छोड़ के चला जाता है या फिर बच्चे घर से निकाल देते हैं। द रीज़न इज़, इसको मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो मेरे काफ़ी जो एजेड लोग हैं उनसे दोस्ती है, तो मैं बोलता हूँ आप अपना टाइम पास कैसे करते हैं, तो कहते हैं कि हम लोग सिर्फ सोचते, जो कि गलत है, कि वो सिर्फ सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि मैं ये था मैं वो था। मेरा एक दोस्त है, उसके फादर एक्चुअल ऐसा हुआ है कि वो रिटायर्ड होने के बाद घर पे आए हैं एंड ही हैज़ बिकम अ साइको, ही कांट मूव जस्ट बिकॉज वो बैठ के कि मैं अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अकेलेपन के बीच। उसके लिए मैं जो एक सोल्यूशन है कि बहुत सारे जो एजेड लोग अपने एक्सपीरियंसेस लिखें, जो उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो लिख दें, वो बिजी रहेंगे, वो अपनी चीज़ शेयर कर पाएंगे आगे, तो उनके लिए एक और होता है कि सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी। सही। तो डू समथिंग अबाउट इट एंड इवन थिंक अबाउट इट, प्लान अबाउट इट। ये बहुत अच्छी बात है कि आप या तो लिखें, या कोई हॉबी आपकी ऐसी, कोई चीज़ ऐसी हो, या आपने कोई अपना साइड बिजनेस ऐसा रखा हुआ जिसमें आप अपने एफर्ट सारे डाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद वालिदैन को अपने बच्चों से टाइम और अटेंशन चाहिए होती है, लेकिन आजकल के बच्चे इतने मसरूफ़ हैं कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है अपने वालिदैन के साथ बैठें। अच्छा, मुझे लगता है बात करने से बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है। जब आप किसी से बात करते हो, उसको टाइम देते हो, उसकी सुनते हो, कुछ अपनी सुनाते हो, तो अगले को अच्छा लगता है। और स्पेशली जो आपके बच्चे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, अगर वो आपके पास आके बैठ रहे हैं और आपका दिन का हाल अहवाल कर रहे हैं, या एटलीस्ट पूछ रहे हैं कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं, इतने साल ज़िंदगी में आपने ये किया, अब आपके क्या प्लान्स हैं, या अब आप क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जानती हूँ कुछ लोगों को, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद खुद को बिजी रखने के लिए फार्म हाउसेस वगैरह खोल लिए अपने, और वहाँ पे वो टाइम स्पेंड करते हैं क्लोज टू नेचर। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स रखे हुए हैं। और कुछ को मैं जानती हूँ, उन्होंने एक्चुअली अपने रिटायरमेंट के बाद जाके हज और उम्रा परफॉर्म किया अपने रिलेटिव्स के साथ जाके। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप खुद को बिजी रख सकते हैं। बट बेसिकली जब आप बूढ़े हो जाते हो, और एक बूढ़ा इंसान जस्ट लाइक अ किड, बेबी। लेकिन अनम, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, आपकी ज़िंदगी का सरमाया होता है, लाइक यू नो, आपकी औलाद आपकी ज़िंदगी का सरमाया हाँ, होता बिल्कुल, है। औलाद सरमाया। तो थोड़ा सा ना उन्हें भी इस चीज़ में कि चाहे आप जितने भी बिजी अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यही ज़िंदगी जिसमें आप खुश भी हैं, वो आपके माँ बाप की दी हुई है। आई हैव अ क्वेश्चन, तो कि जो लोग, जैसे आपने कहा फार्म हाउस खोल लेते हैं या वेकेशंस पे या ट्रैवल कर लेते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे लोग हैं, कमिंग टू दैट पॉइंट, वो सोल्यूशन मुझे बताएं कि वो क्या हो सकता है। हमेशा 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 अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग आपको रखनी चाहिए, चाहे आप उस वक्त रिटायर्ड हो या आप उस वक्त ऑन जॉब हो। Security. कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आपको 2 से 3 चीज़ों के अंदर अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग रखनी होती है। अगर आप एक तरफ से रिटायर हो गए तो दूसरी तरफ से आपकी अर्निंग हो रही है, कुछ ना कुछ आप कमा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो यही होता है कि यार पैसे नहीं है मेरे पास, अब मेरा तो जो कुछ था मैंने बच्चों पे लगा दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। राफी जी, This is जब bad. This is what happens। और इसमें आपको नहीं पता, देखिए जिस तरह हम कहते हैं ना शादी एक जुआ है, इसी तरह हम कहते हैं कि बच्चे कैसे निकलेंगे बड़े होके, ये भी एक जुआ है, आपको नहीं पता। तो आपको अपने लिए खुद प्लान करके रखना है। अल्लाह करे सबके बच्चे बहुत अच्छे हों, उनका ख्याल रखें, हर चीज़ वो करें, लेकिन हमें नहीं पता होता कितने बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप को घरों से बाहर निकाल देते हैं, जिनका हमें पता चलता है कि वो ईदी होम उसमें बैठे हुए हैं। एक केस था गाइस, आई कॉल देम बेगैरत बच्चे। राफिया जी सॉरी, बट एक केस था लाहौर में कि 12 साल अपने वालिद को एक कमरे में बंद रखा बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। ये केस ऐसे था, बहुत सारे ये cases केस था लिटरली। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा ये कौन है, ये बेटा कौन है, मुझे अंडे टमाटर मारे। और कायनात इसको ऐसा होता है समटाइम के जब बूढ़े हो जाते हैं हमारे माँ बाप या हमारे बुज़ुर्ग, तो ऐसा होता है कि वो बात रिपीट करते हैं, एक एक बात को रिपीट करते हैं। ये वो हम सुनता क्या- नहीं है। कोई सुनता नहीं है। वो कहते हैं आपने क्या बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, छोड़ देना इस टॉपिक को। मगर आप लोग जब तक उनकी प्रॉपरली बात सुनेंगे नहीं, वो अंदर से खाली नहीं होंगे। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सही कह रही हूँ ना इस बात से कि मतलब अंदर से जब तक वो खाली नहीं होंगे तो वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे बात एक को। सीन देखें, इसी बात पे मैं आपकी ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी अपने बाप से या माँ से यही पूछते हैं कि ये क्या होता है, वो रिपीट करते हैं, वो सवाल पूछते हैं या वो बात को रिपीट कर रहे होते हैं। तब उस टाइम वालिद ने आपको समझाया, बार बार समझाया, तो इस एज में आके आपको कौन सी मौत पड़ रही है?
तो आप इसे ये आपको करना चाहिए। जब आपको माँ बाप समझा सकते हैं, बार बार एक ही बात रिपीट कर करके बता सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? और एक बात होती है, इसको हम कहते हैं मकाफाते अमल। आप जो करेंगे आज, कल को आपके बच्चे आपके साथ वो करेंगे। अगर आज आप अपने वालिदैन का भरपूर ख्याल रखें, उनकी सेहत का, उनकी ज़रूरियात का, उनको बात बात पे कोई पैसे दे दिए, पाँव दबा दिए, उनसे बातें कर ली, अगर आपको ये करता हुआ देखेंगे आपके बच्चे, तो कल को जब आपके बच्चे आपकी जगह पे होंगे और आपके वालिदैन आपके नाना नानी या दादा दादी की जगह पे होंगे, तो वो यही करेंगे। राफिया, एक चीज़ है कि ये ज़रूरी भी नहीं। मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छे थे, उनके बच्चे उनके साथ गलत रवैया रखते हैं। तो ये व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड कहीं ना कहीं जाके ठीक रहता है, बट नॉट इन एवरी केस। आई हैव सीन विद माय आईज। मुझे उन बच्चों से मैं क्या नफरत करूं, क्या कर सकता हूं, क्योंकि आप उनको जाके कुछ बोलो भी ना तो वो कहते हैं नहीं हमारे बच्चों को कुछ मत करो। यूनुस मम्मा, यू नो व्हाट, मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि ये आजमाइश भी होती है। कभी आजमाइश होती है, कभी सजा होती है। बिल्कुल। कभी इम्तिहान भी होता है और कभी मकाफाते अमल भी होता है। एग्जैक्टली, क्या बात है। इसी बात पे एक ब्रेक ले लें। हाँ बिल्कुल, चलते हैं ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू आवर शो गपशप। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ मेरा आजकल का बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि हम जो हमारी यूथ है उसे इस चीज़ की अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम हमारे शो के थ्रू कोशिश करते हैं कि जितना आपको अवेयर एंड एजुकेट कर सकें उतना करें। तो मैं एक टॉपिक निकाल के लाई हूँ। आई एम श्योर आप में से और जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता देती हूँ। एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड नार्सिसिस्ट, अगर आपको इसके बारे में पता है तो। अच्छा, नार्सिसिस्ट क्या है? दिस इज़ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये है कि आपको, दिस इज़ अ मेंटल कंडीशन। इसमें ऐसा होता है कि एक बंदा है वो कॉन्स्टेंटली आपको अप्रोच करता रहेगा अपनी मर्जी से, लेकिन जैसे ही आपने उसको कोई भी रिस्पॉन्स या रिएक्शन दिया, सडनली वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा। इस मेंटल कंडीशन को नार्सिसिस्ट बोलते हैं। बेसिकली ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स तो खैर बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। अच्छा, इसमें पता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऐसे इंसान की जो होती है ना ईगो, वो कहते हैं बहुत सेल्फ इन्फ्लेटेड होती है, बहुत बड़ी होती है। उसकी हर बात में मैंने ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम ये कर रहे हो, तुम गलत हो, मैं ही सही हूँ, और किसी दूसरे को गिल्टी फील करा रहे हैं। ये आपने अक्सर लोगों के सिचुएशंस में देखा होगा। तो दूसरा कहेगा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। आपने कहा मैंने तो कहा भी नहीं था करने को, यू नो, स्टफ लाइक दैट। वो ऐसे आपको प्रेशराइज करके रखते हैं। दे आर वेरी वेरी डिमांडिंग। एक डिमांडिंग होते हैं, वेरी कंट्रोलिंग, आपकी हर चीज़ पे कंट्रोल कर। जैसे अगर कोई नार्सिसिस्ट हस्बैंड है तो वो कंट्रोल करेगा, इससे बात करो, इससे ना बात करो, ऐसे करो, आज ये पकाओ, ये पहनो, ये पहन के ना जाओ। लिटरली तुमने ये क्या पहना है तक पे भी बात आएगी। मतलब ऐसी जैसे वो उससे पूछ के लेगी, बे मैं सांस ले लूं। नार्सिसिस्ट इंसान जो है वो दूसरे इंसान को चोक कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस पहलू का ये भी है कि ये लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। इनको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी राय वही ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। मतलब ये अपनी नज़र में एक मिस्टर राइट होते हैं। इनसे कोई बहस करे तो भी इनको होता है कि नहीं, इन द एंड मैं ही जीतना चाहिए हूँ। इन्हें अपनी पर्सनालिटी से दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने का बहुत शौक होता है। यूनुस की तरह, हाँ, मतलब यूनुस की तरह, मतलब यूनुस की तरह। मेजॉरिटी मेल में पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल भी है हमारे, फीमेल्स में भी है, बिल्कुल है। लेकिन ये अगले इंसान को बहुत फॉर ग्रांटेड लेता है, जैसे ये अगले इंसान को एक गिल्ट ट्रिप पे रखता है, और वो दूसरा कहता है कि नहीं यार, शायद मैं वाकई में गलत हूँ, शायद मैंने कौन ज़्यादा होते हैं, मेल या फीमेल? मैं ये सोच ही रही थी कि अभी तक ये वाला सवाल आया क्यों नहीं, क्योंकि कुछ भी होता है, इसका वो जो मेल और फीमेल वाला मुद्दा होता है ना, ये ऑडियंस को आई डोंट नो पता है क्या यहाँ पोर्ट्रे ये हो रहा है कि सिर्फ मैंने हमारी सोसाइटी में ज्यादातर हमने मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ज्यादातर हमने ये देखा है। मुझे एक बात आपसे जरूर पूछनी है, और शायद मेरी इस वक्त जो ऑडियंस बैठी है वो भी सोच रही होगी, आदमी जब शादी करता है या औरत जब शादी करती है तो वो अपने
स्पाउस को चेंज करना क्यों चाहते हैं? वो क्यों चाहते हैं कि मैं उसको ऐसा बना दूं और ऐसा बना दूं? आपने उसको ऐसे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जैसे वो है? तुम ये पहनो, तुम ये करो, तुम ये नहीं करोगे, तुम इससे किससे बात कर रही हो, आज से तुम्हारा मोबाइल नहीं होगा। ऐसा आदमी क्यों करता है? दिल के अरमान तो नहीं निकल रहे ना? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है। There is always room for improvement. तो अगर चेंजेस वो कह रहे हैं और वो इम्प्रूवमेंट के लिए है, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। कि अगर वो उसका शौहर अगर कहता है कि आप पर्दा करें तो उसको शादी से पहले करना चाहिए था ना, क्लियर कि भाई मैं पर्दा नहीं करूंगी। Exactly. एक बात बता रहा हूं, कपड़े पहनने की बात, शादी से पहले जो भी डिमांड्स हैं वो शादी से पहले डिसाइड हो जानी चाहिए। फिर लड़की डिसाइड करे कि शादी करनी है कि नहीं करनी। हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी जो है मिडिल क्लास और लोअर क्लास। एक तो चीज़ के मिडिल क्लास में हम सबके घर में अम्मियों की चलती है, पहली बात, ठीक है, ये सही बात है, मेजॉरिटी पार्ट ये हो गया। अब आ जाए उस एक स्पाउस वाली बात। अगर बीवी कहती है कि मुझे अपने दोस्त से मिलना है और लड़का कह रहा है कि मुझे इससे नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही, तो इसमें बुरा क्या है? क्योंकि लड़के को पता है कि उस लड़के की इंटेंशन क्या होगी। लड़कियां वो कहते हैं कि बहुत स्मार्ट होती हैं, पकड़ लेती हैं, बट कहीं ना कहीं आके वो डम हो जाती हैं। मुझे अपने दोस्त से मिलना है, अगर लड़की ऐसा कहे तो फिर लड़का बोलेगा मुझे भी अपनी फीमेल फ्रेंड से मिलना है, फिर वहाँ वाइब्स को इश्यूज होने लगते हैं कि मुझे इक्वालिटी चाहिए। सोसाइटी के नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक मैरिड लड़की अगर किसी के अपने सोलो मेल लड़के के साथ जा रही है एंड ही इज गोइंग आउट and she's going out to watch a movie or something, it's not considered acceptable. पता है बात क्या होती है? शादी से पहले होता है बेबी आई लव यू, और शादी के बाद होता है बेबी आई लव यू बट आई फील फॉर यू एंड आई वांट टू डू दिस फॉर यू। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो? और फिर मेरे लिए कर सकती हूँ मैं इतनी कर सक जाती है वो बेचारी कि उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी बचती राफिया जी, जोक भी है ना, एक जोक भी है कि शादी से पहले नंबर सेव होता है बेबी के नाम से। शादी के बाद मतलब 5 साल तक वाइफ, 10 साल बाद किड्स मॉम, और 15-20 साल बाद मलके मॉम, और फिर आई लव यू के मैसेजेस के बाद ये मैसेजेस आते हैं कि धनिया पुदीना ले आना, अदरक लहसुन ले आना, दही मत बच्चों के पैम्पर्स ले आना। कि अगर आपका शौहर आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो उसकी अगर बात मान लेंगी तो इसमें बुरा क्या है? मगर शादी के बाद मैंने देखा, सॉरी, लेकिन बीवियां भी तो कहती है ना कि आप शलवार कमीज पहने आप अच्छे लगते हैं। नहीं क्यों नहीं कहते? तो पास वाले रफीक को तो बोलेंगी नहीं, और कोई बोलेंगी ना। आजकल की लड़कियां इतने जो न्यू कपल जो मैरिड हैं वो अक्सर कह रहे होते हैं कि आप बियर्ड रखें। लड़के को नहीं भी रखनी, नॉट फॉर द इस्लामिक स्टेट बट फॉर द रीजन कि आप फैशन है, इन है। बहुत सारे जो लड़के हैं जिनकी दाढ़ियां नहीं आ रही, वो कहते हैं हमारी बीवियां कहती हैं कि भाई अच्छा नहीं, इट्स ओके, आप एक दूसरे के लिए सजना सवरना, इट्स परफेक्टली फाइन। इनफैक्ट फीमेल को तो कहा भी गया कि शी इज सपोज्ड टू बी लाइक दिस फॉर हर हस्बैंड का शायद उतना लुक वाइज मैटर नहीं करता तो ये नहीं कहते, लेकिन पर्सनालिटी होनी चाहिए, नहीं कि इतनी बड़ी तो एग्जैक्टली खिला भी तो रही है। लेकिन फरमाइशों पे होती है। बात ये है कि उसने कहा कि अगर हस्बैंड इतना सब कुछ कर रहा है तो वो इतना नहीं कर सकती, तो पहले हस्बैंड इतना सब कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो इशू है हमारी सोसाइटी में। वो सिर्फ डिमांड्स कर रहा होता है, ऐसी हो, ऐसे पहने, ऐसे खड़ी हो, इतने बजे उठे, इतने बजे सोए, इससे बात नहीं करे। ऐसा थोड़ी नहीं। मुझे लग रहा है राफिया जी, ऑडियंस में जो जितनी खवातीन है वो आपकी इस बात से एग्री करी होंगी और यूजर्स को वो चाह रही होंगी कि अब ये चुप करता है। नहीं, मैरिड लाइफ में आप एक चीज समझे कि अगर उसकी बीवी लेट उठ रही है, वो तो सुबह 9 बजे ऑफिस चला जाता है, उसकी बीवी अगर लेट उठ रही है तो उसको इशू नहीं है, जो घर में बैठी सास है उसको इशू है, तो वो भी एक औरत है। तुम कितना सताए हो? कि एक औरत का प्रेशर भी है दूसरी औरत पे। कितना सताए हो? ना छेड़ो हमें, हम सताए। ओए, अभी इसकी शादी नहीं हुई तो ये अभी से इतना हो गया। शादी के बाद प्रैक्टिकली सारी बातों को जानते हैं। जब कंट्रोलिंग पोजीशन पे आएगा और अपने आप को समझेगा कि मैं सब चलाऊंगा, तो तुम तब क्या होगा? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सारी लड़कियों की। कंट्रोलिंग अच्छा क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं कहता हूँ कि देखिए, रिस्पेक्ट अपनी जगह, सारी चीज़ें। अगर मेरी जो वुड बी वाइफ होंगी वो किसी से बदतमीजी करेगी तो मैं उसको जाके बोलूँगा कि ये गलत है। हाँ, इसमें कंट्रोलिंग नहीं है। अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं आप उसको समझा सकते हैं कि ऐसे बात नहीं करते या ऐसे नहीं, इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है। आप उसको सिखा रहे हो, शायद उसके माँ बाप ने नहीं सिखा के भेजा, मेरी किसी और बात को ये सिखाना नहीं है, पड़ा। कितना ग्रज है। मेरी बात ये हरगिज नहीं है। मैं बात कर रही हूँ चीज़ें कंट्रोल करने की, एटीट्यूड कंट्रोल करने की, कि ये नंबर तुम्हारे पास क्यों है, इसको डिलीट करो, तुमने फेस
फेसबुक पे राफिया जी, हर हस्बैंड नार्सिसिस्ट, हर हस्बैंड नार्सिसिस्ट। अपनी पासवर्ड शेयर कर रहे हैं। अब वो अजीब से आप यू आर सपोज्ड टू ट्रस्ट योर स्पाउस, यू आर सपोज्ड टू गिव अ प्रॉपर स्पेस टू योर स्पाउस। वो एक इंसान है, वो आपसे पहले भी 20, 21, 40 साल गुजार के आया हुआ है, तो उसको जिंदगी गुजारनी आती है। अगर आपने उससे शादी की तो एक्सेप्ट दैट पर्सन द वे दैट पर्सन इज। और मुझे ऐसा लगता है स्पेस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें इस टॉपिक को बंद करना मैं एक चीज इससे बोलना पहले चाहूँगा। घरों में मर्द और औरतों की लड़ाई, देखा ये सही कह रही है, देखा ये सही कह रहा है, देखा ये सही कह रहा है। तो प्लीज अपनी ऑडियंस को घरों में जो भी हस्बैंड वाइफ साथ बैठ के हमारा शो देख रहे हैं, दाल-चावल खाने उनको देने बैठने चाहिए। दें। कायनात, बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि एक अगर आप जनरली देखें तो जो शक करने वाला मार्जिन है वो औरतों के पास ज़्यादा है। चलें। ठीक है, इसी बात पे हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद मुलाकात। वेलकम बैक। हम शक पे बात कर रहे थे। शक व्हाट द शक थिंग इज, देखिए औरतें बहुत शक करती हैं। वो शादी से पहले भी शक करती हैं अपने रिलेशन जिनके साथ होता है, और शादी के बाद भी बहुत शक करती हैं। तुमने आज ओवर टाइम क्यों किया, आज तुम लेट क्यों हुए ऑफिस से, आज ये क्यों तुम हुआ, फिक्र मत आज वो क्यों करो, हुआ। तुम्हारी बीवी ऐसा नहीं कहेगी। यूनिस, हर चीज में औरतों को तो टॉर्च क्यों करेगा? हर चीज में आपका निशाना औरतों की तरफ ही क्यों होता है? नहीं, आप लोग मर्द का मर्द भी शक करते हैं। मैं एक बात बताऊं, यहाँ मैंने ये चीज़ बहुत मैंने डीपली पढ़ी कि औरतें क्या शक करती हैं और मर्द किस तरह शक करता है। औरतें छोटी छोटी चीज़ों पे शक करती हैं। ये मोबाइल पे किससे बात कर रहा था अभी इतना हंस के, यू नो, वो वाली ये shirt क्यों क्या चीज़ पहनी? देख के ऐसे हंस रहा था, कि आज इसने परफ्यूम चेंज क्यों किया। इन छोटी छोटी बातों पे औरतें कलर शक की करती shirt क्यों हैं। पहनी? मर्द ऊपर से आता है, वो क्या करता है, वो ये सारे पॉइंट्स कलेक्ट करता रहता है कि आज ऐसा है, आज वैसा है, और एक दिन फटता है उसके सामने तो तुमने ये सब की नहीं ना, ये नहीं, तो- मेरा वो आया था, मेरे भाई का बेटा आया था, तुम उसके साथ ऐसे नहीं थी, तुमने वो किया, और वो इतने सारे पॉइंट्स एक साथ ले आता है कि वो औरत बेचारी परेशान हो जाती है। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, औरत तो वो सहम हमें जाती शक है। कर रहा होता है। राफिया, मुझे एक बात बताएं, मर्दों की इतनी अच्छी मेमोरी नहीं होती कि 4 साल पहले वाली बात। नहीं, बुरा भी हो जाए। 4 साल पहले नहीं, यूनिस। उस वाली लड़की को देख के ये क्यों कहा, ये औरतें करती हैं, नहीं, मर्द नहीं, करते, नहीं, राफिया। बुरा भी हो जाए ना मर्द, तब भी उसको You बात have याद not रहती met the है। right man अभी तक। अच्छा, मुझे एक बात This is बताएं, something एक बात बताएं, आप लोग को कौन सी मूवी देख रहे हैं? कोई शक पे मूवी देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ पे मूवी देख रहे हैं? मैं आप लोगों को एक अच्छी मूवी बताती हूँ कि वो आप लोग आने वाली है बहुत जल्द और आप सबको देखनी है, टाइटैनिक 2। Oh my God! I have seen that trailer. जगह दे दी उसके ऊपर। अनम, कैसी लगी आपको? एग्जैक्टली, कैसा बहुत लगा? जबरदस्त, ट्रेलर amazing। आपने कायनात ट्रेलर देखा? बताएंगी, हाँ। आप बिल्कुल, मैंने देखा है, बट ये कायनात शेयर करना चाहती जी हूँ। जी। हाँ, नहीं, आप लोगों ने वैसे ट्रेलर देखा है? नहीं देखा? मैंने चलिए, देखा है। मतलब अभी इतनी अच्छा, लकी आपने भी नहीं हुई है। नहीं, आपने क्या देखा सच्ची में है? वाकई में आ रही है टाइटैनिक? बिल्कुल आ रही है, आपने ट्रेलर आया, देखा उसके ही नहीं है? मिलियन व्यूज हो गए हैं। ओके। नहीं सीरियसली, वो तो मर गया था, कौन मर गया वो था? तो अंदर पानी जैक में मर गया था, जाके- ये वापस आ तो गया। ट्रेलर में देखिए, मजे की बात ही ये है ना, इसी को तो हम कह रहे हैं कि वो जो सेकंड ट्रेलर है उसको लाइक जैक को रेस्क्यू किया है, बर्फ से निकाला गया, उसको हीट दिए, मतलब इतना टेक्नोलॉजी दिखाया है। अंडा 100 साल है। बाद 100 साल बाद डेफिनेटली अब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लोग चांद पे चले गए। पहले तो टाइटैनिक डूब गया था ना, हम तब अब होते तो टाइटैनिक बचा। चांद पे चला गया। अब टाइटैनिक को चांद पे हम ले गए। ये फैन मेड नहीं, ट्रेलर नहीं, है, मुझे ये फैन समझ मेड। नहीं आया कि मुर्गा और मुर्गी अंडों पे बैठ के उनको हीट देते हैं तो चूजे निकलते हैं। ये कौन सी तरकीब है नहीं कि आप हीट देके नहीं, दोबारा से जिंदा कर तो दो। जब बेबी का कहा जाता है कि जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, कहा जाता है कि आपको कैसी आइज कलर चाहिए, बाहर तो बाकायदा डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं कि आइज कलर कैसा That चाहिए। is मैंने a आपको complete, that's a No, genetic but I'm engineering, हाँ। तो I'm saying कि टेक्नोलॉजी इसी तरह बताया गया है फिल्म है, राफिया, फिल्म है। हाँ, The person who is already dead is alive again। आपने कैप्टन अमेरिका नहीं देखी? वो तो अच्छा, ये जब 7 जन्म हो सकते हैं मूवीज में, ड्रामों में 7 जन्म हो सकते हैं, तो जैक जिंदा क्यों नहीं हो सकता? क्यों आप रोज का घर उजाड़ने पे तुली हुई हैं औरत? मेरे जैक और रोज आएंगे। बसने दे उनका घर। रोज ने रियल स्टोरी में तो इसके बाद किसी से शादी कर ली थी और रोज का तो फिर कहानी और हो गई थी। तो अब ये टाइटैनिक 2 में क्या होगा? रोज का रीअफेयर होगा उसके साथ।
इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये फैन मेड ट्रेलर है, ये Yes. कायनात आप जरा बता दें, ये मान गई है, राफिया मान भी गई है, वो देखने भी जा रही है। यस यही मेरा एक्चुअली यही था कि मैंने कन्विंस कर लूँ, लेकिन हाँ ये एक फैन ने 3 मूवीज़ के ट्रेलर्स को या 3 मूवीज़ के सीन्स को मिक्सड अप करके एक ट्रेलर बनाया, लेकिन उसने इस तरह से ट्रेलर बनाया कि कोई अगर वाकई बेवकूफ़ इंसान देखे ना तो वो यकीन करे। यार आई वुड लव टू सी द ट्रेलर। मैंने क्यों मिस अच्छा Phenomenal. ट्रेलर से याद आया, किसी ने मनी हाइस्ट का जो पार्ट 5 अभी आ रहा part five है आ उसका रहा ट्रेलर देखा? या ट्रेलर नहीं देखा, इसने but नहीं हाँ, देखा। हाँ? तुम देखा? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, उसमें क्या अच्छा लगा? बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, सारी बता दूं? एक तो बता दें। नहीं मैं नहीं बता रही। अच्छा ठीक है। आप बता आप बता दें आप क्या मुझे बताना चाह रहे हैं। जो लास्ट सीजन एंड जिस पे हुआ था वो हुआ था कि जो प्रोफेसर है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो उस जो एक लड़की जो विलन है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो उसको उसके जो जहाँ वो छुपा हुआ था हाइड आउट में, वहाँ पे वो आ गई थी। एंड स्टार्ट ही ट्रेलर वहाँ से होता है कि वो बंदा हुआ है एंड शी इज़ कंट्रोलिंग नाउ। एंड जो एक और बैंक ऑफ स्पेन जहाँ पे ये हो रहा है चीज़ें, वहाँ पे एक और वो बना हुआ है, पुलिस का कंपार्टमेंट बना हुआ है कि वो उन्होंने वहाँ से अटैक करना है। तो वो लोग आर्मी ले आए हैं एंड दे आर अटैकिंग द बैंक। तो इट्स Army they are एक्शन पैक्ड, attacking the इमोशंस, bank. और हर दफ़ा लगता है कि इस सीजन में कोई मरेगा। सीरियसली पिछले सीजन में नायरोबी जो मेन लड़की थी वो मर गई। बहुत टॉप चल रहा है, ट्रेंडिंग है द बिगेस्ट सीरीज, Yeah. नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी सीरीज है वो। I heard about एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये मेरे ख्याल से सितंबर में रिलीज हो रहा है। And अच्छा मैं एक वैसे एक बात हाँ। बताऊं, इतने सीजन जब किसी चीज के हो जाते हैं ना तो वी लूज इंटरेस्ट। No. पहला आई एम टू बी वेरी I ऑनेस्ट, disagree. मैं जिस तरह मूवीज देखती हूँ, मुझे पहला सीजन बहुत अच्छा लगा तो मैंने चलो दूसरा सीजन भी देख लिया। अब तीसरा सीजन भी आ रहे हैं उसके इतने, फिर एक पॉइंट पे आके ना लगता है ड्रैग हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग सीरीज देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, तो मुझे लगता है ये जो जितने भी लोग हैं, फारिग लोग हैं और उनके पास वेले इतना टाइम होता है ना कि सुकून से बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और बेगमात को तंग कर रहे होते हैं कि जी खाना लेकर आओ, ये वाली मुझे सीरीज देखनी है। एक तो एक खाने के टाइम पे देखी नहीं जाती वन, और शायद नहीं, जो शौहर होते हैं ना उनको भूख लगती है। मुझे क्यों इशारा कर रही है शौहर को? ये इल्जाम ना लगाएं तो मुझ पे। बीवी नहीं बन सकते ना। मर्दों की बात हो रही है तो हाँ। आप मर्द हैं, इसलिए जी, आपको बिल्कुल, पॉइंट आउट किया 100%। जाए। देखिए दिस इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। Exactly. यस है, वो कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है उन फीमेल के लिए, लेकिन ये यूजुअली देखा जाता है जैसे आप रात को सोने वाले हैं उससे पहले जैसे आप मूवी या थिएटर देख कर आते थे, इसी तरह आप लगा के नेटफ्लिक्स देख लेते देखिए हैं कोई मनी ना कोई हाइस्ट, scenes। देखिए मैं बताता हूँ, मनी हाइस्ट का इतना क्रेज था कि ये सुबह 11 बजे, जो लास्ट सीजन था सुबह 11 बजे रिलीज हुआ था एंड नॉन स्टॉप 8 to 10 एपिसोड्स बंदों ने बैठ के देखे हैं। अच्छा इसी मूवी की बात पे मुझे याद आया कि मैंने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी है, आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी बाय द वे, मूवी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, इसका नाम है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ, अच्छा ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका एक वो बताऊंगी, बाकी आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ये मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि कुछ क्लीनर्स होते हैं, वो एक ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पे रिसेंटली मर्डर हुआ होता है और बहुत हॉरिबल मर्डर हुआ होता है। तो वो उसकी दीवारें साफ कर रहे हैं, वो कारपेट पे से स्टेन हटा रहे हैं। तो एक क्लीनर जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ में एक थोड़े से क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उसने कहा कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ को लेके इस घर में शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि ये घर तो मुझे बहुत कम पैसों में मिलेगा, कोई लेगा ही नहीं इस घर को क्योंकि इस घर में मर्डर हुआ है। और बाकी में होता भी ऐसे ही है, कोई भी नहीं ले रहा होता उस घर को, तो वो अपनी वाइफ के साथ उस घर में को खरीद लेता है और उस घर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उनके साथ होता है, इट्स मोर लाइक अ हॉरर मूवी। लेकिन जब आप एंड देखेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। मैं आज मुझे जाके एक देखती चीज समझ नहीं आती कि जो गोरे हैं, क्या आप एक हॉन्टेड घर में ये हैं गोरे कैसे होते हैं? ये स्टाइल है ना। गोरे जो होते हैं इनका मुझे समझ नहीं आता कि ये किसी हॉन्टेड हाउस में होते हैं तो इनको अगर आवाज़ आती है किसी की, कोई आवाज़ आ रही दूसरे कमरे से, ये वहाँ क्यों जाते हैं? फॉलो करते और हैं लाइट भी नहीं ऑन करते। हाँ, हम तो पहली फुर्सत में भागे। और मजे की बात, बिल्कुल सही बात की। और बच्चा जितना डर रहा है फिर भी उसको अकेला सुलाएंगे और दरवाजा भी बंद कर देंगे, उसका लाइट भी और ऑफ कर बच्चा देंगे। बोल रहा है कि मैंने कुछ देखा है। नहीं बेटा तुम्हारा वहम है। तो वो मूवी है गाइस, मूवी है तो ऑब्वियसली इट्स अ और वो मूवी। दरवाजा खोल के नीचे जा रहा होता है और देख रहा होता है कि कहीं से आवाज आ रही है और मैं उसको फॉलो करता है और बकायदा अच्छा। वो सारी चीजें दिख रही होती आई हैं गेस उसको। मैं जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हम हर शो के एंड में कोई एक मूवी अपनी आके शेयर किया करें ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चले कि ये मूवी अच्छी है, हमें देखना चाहिए, उसमें अपने अपने रिव्यूज लेकिन दे रात सकते मैं हैं। देखूंगी मैं भी देखूंगा। मैं भी ऑब्वियसली मैं भी देखूंगी। सब देख लें, आप भी देख ऑडियंस लीजिएगा। प्लीज आप फेवरेट देखिए। मूवी है ना आपकी फेवरेट मूवी? हाँ द ब्लड रेड स्काई।
द ब्लड रेड ये तो भी रिसेंट आई है स्काई। मेरे यस हाँ प्लीज, और जिसने नहीं देखी जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी movie है। बताओ। नहीं, फेवरेट मूवी आप बताएं। मेरी आजकल मूवी नहीं, मैं आजकल एक सीरीज देख रही हूँ और ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, तो अर्तुगरुल। लेकिन मैं wonderful. चाह रही हूँ राफिया जी कि अर्तुगरुल के बारे में वैसे तो काफ़ी लोग यकीनन देख रहे होंगे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर की अर्तुगरुल से सुलेमान शाह, उनके वालिद से लेकर टिल तैयब उर्दगान तक कैसा डाउनफॉल आया, कैसे वो लोग, इन लोगों ने मतलब 2500 के लोगों ने कैसे राज किया, मैं कहूँगी राज किया, और खिलाफ उन लोगों के खड़े हुए जो जुल्म करते थे। आई मीन उन लोगों ने ये कंसीडर ही नहीं किया कि कोई रिलीजन को कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ज़्यादा फेवरेटिज्म है, नहीं। अर्तुगरुल का मुझे सबसे बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा कहता था कि मैं इंसानियत के लिए खड़ा ये हूँ। बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम Yeah. किसी दिन Yeah. पूरा शो करेंगे। आपकी बताएं। इस पे मैं एक मजे की बात बताऊं, मैं जब टर्की बहुत पहले फर्स्ट टाइम गई थी तो हम लोग कैपेडोकिया गए थे। कैपेडोकिया में जब आपको टूर पे लेके जाते हैं तो वो हमको लेके गए थे एक अंडरग्राउंड सिटी में। अब अंडरग्राउंड सिटी हमें समझ नहीं आया कि क्या मतलब क्यों, तो उन्होंने अपने बचाव के लिए वो अंडरग्राउंड सिटी बनाई हुई थी। Yes. और उसके 8 फ्लोर्स खोले हुए थे और 8 फ्लोर्स लॉक थे कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। खिलाफत उस्मानिया के दौर में। एग्जैक्टली और वो अंडरग्राउंड सिटी ऐसी थी कि आप ऊपर से ऐसे नीचे आ जाते थे, जैसे आप सीढ़ी से नीचे उतर गए, उसके बाद नीचे पूरी दुनिया है, मतलब ये Yeah. कमरा है, वो कमरा है, वो कमरा है, वो उनका किचन था, वो उनका बाथरूम था, वो ये था, और इनफैक्ट एक ऐसा रूम भी था जहाँ वो डेड बॉडीज को थ्रो करते थे। ओह माय गॉड। यस, और वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। अगर आपका दोबारा कभी टर्की जाना हुआ, कभी आप गए तो कैपेडोकिया में इस जगह को जाके जरूर देखिएगा। फेवरेट मूवी लेकिन अभी बताई तो इन्होंने जो हम सब देखेंगे। मैं भी आज देखी, रात। हाँ। रिसेंट देखी ना, फेवरेट तो नहीं है, फेवरेट होगी। पता है मेरी फेवरेट आई गेस फेवरेट कुछ नहीं होता, हाँ। टाइम बाय टाइम वो हाँ, चीजें change फ्लक्चुएट होता होती है। रहती हैं। फेवरेट Yeah. फिल्म या सीरीज? एग्जैक्टली फेवरेट कुछ नहीं होता, जो आपका दिल कर रहा होता आप देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ब्रेकिंग बैड नहीं देखा लाइफ ब्रेकिंग में बैड तो कुछ नहीं देखा। यस, ब्रेकिंग बैड। अच्छा, ये जो यूनिस इसीलिए जो है वो पूछ रहा था। यूनिस का जो ऐसा पोर्ट्रेट होता है ना कि आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, और end में उसके कुछ- बाद जिसका होता है कि कुछ नहीं, वो तो मैं कहती हूँ यार, लाजवाब मैं है। नहीं कह रहा, आप एक जनरल मेजोरिटी का ओपिनियन भी ले सकते हैं। नहीं, राफिया जी भी बता बेस्ट सीरीज। नहीं, पर राफिया जी भी बात बता दिया, बहुत अनब भी seasons बताती हैं है, इसके। ये भी बता दिया। हम लोग एक बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन यूनिस का तो जो ये है, मुझे तो अर्तुगरुल की देखिए, ये होता माइक ड्रॉप, ये बोला मैंने, टक ड्रॉप। अर्तुगरुल गाजी की रूह लगती है कभी कभी, ऐसे ही करते थे बीइंग वो। वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज अच्छी सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपनी ऑडियंसेस को भी कहूंगा कि ब्रेकिंग बैड लाजमी देखें। लेकिन उसके साथ साथ गपशप देखना Oh, मत yes. भूलिएगा। अंडरस्टूड। गपशप से ज्यादा एंटरटेनिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। Obviously. अगर आप गपशप नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्रेकिंग बैड देखनी है ना? या अर्तुगरुल देखना है। या आफ्टरमैथ देखनी है। या द ब्लड रेड स्काई देखना है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं घर, सब चलते हैं घर। आप लोग तो ऑलरेडी घर में हैं, हम लोग घर जाएंगे, हम लोग कोई नई मूवी निकालेंगे, नई मूवी देखेंगे और फिर आपको इसका रिव्यू जरूर देंगे। अभी हम सबको इजाजत दीजिए। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।